अगर आप बीजेपी के इलेक्शन स्टेट्स उठाकर देखेंगे तो लगेगा इस पार्टी ने ईवीएम हैक कर रखा है। आज के टाइम में 15 स्टेट्स में गवर्नमेंट है, पिछले 12 सालों से दिल्ली नहीं छोड़ रही। लेकिन जब इस पार्टी ने पहली जनरल इलेक्शन लड़ी थी तभी मात्र 2 सीट्स आई थी। बीजेपी आज के समय में जैसी है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में ऐसी नहीं थी। उनकी इनिशियल आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग थी। लेकिन एक इंसिडेंट ने इस पार्टी के वोट बेस को सॉलिड कर दिया। तो चलिए देखते हैं भारतीय जनता पार्टी अपने इनिशियल स्टेज में किस आइडियोलॉजी के साथ चल रही थी, ये पहली बार पावर में कैसे आती है। आज के टाइम में ये पार्टी पिछले 12 सालों से पावर में है, लेकिन एक टाइम ऐसा भी था जब इनकी सरकार बनती थी, गिरती थी, फिर बनती है और एक वोट के लिए फिर गिरती है। मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। देखिए 1980 में जब जनसंघ के बड़े लीडर्स जनता पार्टी से निकलकर अपनी नई पार्टी बनाते हैं, भारतीय जनता पार्टी, तभी जो पार्टी के पहले प्रेसिडेंट बनते हैं वो होते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। और तभी पार्टी के आइडियोलॉजी में कुछ चेंजेस आते हैं। जहां पहले जनसंघ की कोर आइडियोलॉजी हिंदुत्व से रूटेड थी, जो इंडिया को हिंदू कल्चर पे रिबिल्ड करने की बात करते थे। जब 1980 में नई पार्टी बनती है बीजेपी, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के लीडरशिप के अंडर ये पार्टी गांधीयन सोशलिज्म फॉलो करती है। वाजपेयी जी की गांधीयन सोशलिज्म एक ऐसी इंडियन सोसाइटी बनाने की बात करती है जहां इकोनॉमिक इक्वालिटी, नॉन वायलेंस और मोरल वैल्यूज हों। लेकिन इसी टाइम में जो पार्टी पावर में होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस और पीएम होती हैं इंदिरा गांधी, और इनकी आइडियोलॉजी सेकुलरिज्म, नॉन अलाइनमेंट, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, इस पे बिलीव करती थी। और उसी टाइम अर्ली 1980s में पंजाब में बहुत ज़्यादा कैओस मची होती है। सेपरेटिस्ट ग्रुप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। दे डिमांडेड फॉर इंडिपेंडेंट सिख स्टेट, जिसे ये खालिस्तान कहते हैं। इस मिलिटेंट मूवमेंट को लीड कर रहे होते हैं जनरल सिंह भिंडरांवाला। ये अपने डिमांड्स पूरी करवाने के लिए बहुत से पंजाबी हिंदू को मरवा देते हैं। हिंदुओं के मंदिर में गाय के सर काट कर फेंक देते हैं। इस ग्रुप को टेक डाउन करने के लिए इंदिरा गांधी एक ऑपरेशन लॉन्च करती हैं, ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये जो भिंडरांवाला और उसके फॉलोअर्स होते हैं वो गोल्डन टेम्पल के कॉम्प्लेक्स में रह रहे होते हैं, उसे अपना हेडक्वार्टर की तरह यूज़ कर रहे होते हैं। इंडियन गवर्नमेंट नेगोशिएशन करने की कोशिश करती है, लेकिन नेगोशिएशन फेल हो जाती है। इंदिरा गांधी इंडियन आर्मी को गोल्डन टेम्पल में घुसने का ऑर्डर देती हैं। भिंडरांवाला मारा जाता है, लेकिन उसके साथ कुछ कैजुअलिटीज़ भी होती हैं। 80 से ज़्यादा सोल्जर्स मारे जाते हैं, सैकड़ों श्रद्धालु मारे जाते हैं। गोल्डन टेम्पल में बुलेट्स होल बनती हैं। वहाँ की इंपॉर्टेंट सिख लाइब्रेरी, वहाँ की किताबें आग में झुलस जाती हैं। जब इंडियन आर्मी बूट्स पहनकर वेपन लेकर मंदिर में घुसती है, इस चीज़ से सिख कम्युनिटी के लोगों के रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट होते हैं। उनके अंदर इस चीज़ को लेकर बहुत गुस्सा भर जाता है। और इंदिरा गांधी के पर्सनल बॉडीगार्ड में भी कुछ सिख कम्युनिटी के थे। इंटेलिजेंस ब्यूरो इस चीज़ को लेकर इंदिरा गांधी को वार्न करती है कि वो अपने सिख बॉडीगार्ड्स को हटा लें। इस पे उनका कहना था कि इससे उनकी एंटी सिख इमेज बनेगी, तो वो किसी भी बॉडीगार्ड्स को हटाती नहीं। और जिस चीज़ का डर रहता है वही होता है। 31 अक्टूबर 1984 जब वो अपने सदन से निकल रही होती हैं, वहीं पे जो इनके 2 सिख बॉडीगार्ड होते हैं वो इन पे ओपन फायर कर देते हैं। 30 बुलेट्स उनके बॉडी पे जाकर लगती है और उनका निधन हो जाता है। इंदिरा गांधी के हत्या के जस्ट 1 मंथ के अंदर लोकसभा इलेक्शन रखे जाते हैं और बीजेपी इस इलेक्शन में मात्र 2 सीट्स जीतती हैं। बीजेपी की पहली जनरल इलेक्शन टेरिबल स्टार्टिंग। कांग्रेस इस इलेक्शन में 514 में से 404 सीट्स लेकर आती हैं। इंदिरा गांधी की हत्या से जो सिंपैथी वेव उठी थी वो कांग्रेस के फेवर में जाती है। वाजपेयी जी की मॉडरेट स्टैंड गांधीयन सोशलिज्म पार्टी को उतनी फेवर करती नहीं। इलेक्शन में बीजेपी के लिए रिजल्ट्स दिखते नहीं। यहाँ तक कि 84 के इलेक्शन में वाजपेयी जी खुद की सीट ग्वालियर से हार जाते हैं। तो 1986 में LK अडवाणी पार्टी के प्रेसिडेंट बनते हैं और इनके प्रेसिडेंट बनने से पार्टी की आइडियोलॉजी फिर से रूट आइडियोलॉजी पे लौट जाती है, हिंदुत्व। हिंदू वोटर्स बिखरे हुए थे, उन्हें एक साथ करने के लिए वे उस तरह के मुद्दे उठाते हैं। ये राम जन्मभूमि की बात उठाते हैं। इनकी अगली इलेक्शन के मैनिफेस्टो में ये काउ प्रोटेक्शन, आर्टिकल 370 और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं। और इसका बेनिफिट बीजेपी को 1989 के इलेक्शन में देखने को मिलता है। जहां पिछले इलेक्शन में मात्र 2 सीट्स आई थी, वो इस इलेक्शन में 86 सीट्स तक पहुंच जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस, जो पिछले इलेक्शन में 404 सीट्स जीतकर एक रिकॉर्ड सेट किया था, वो इस इलेक्शन में 197 सीट्स पर सिमट जाती है। और इस इलेक्शन की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होती है जनता दल, जो कि गवर्नमेंट बनाती है बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टी के सपोर्ट से। तभी 1990 में बीजेपी बहुत बड़ी मूव चलती है, राम रथ यात्रा। ये एक पॉलिटिकल रिलीजियस रैली होती है जो स्टार्ट होती है गुजरात के सोमनाथ से और जानी होती है यूपी के अयोध्या तक।
इसका मेन ऑब्जेक्टिव था हिंदुओं को जोड़ना और अयोध्या में राम मंदिर बनवाने की बात उठाना। लेकिन जब ये यात्रा बिहार में घुसती है, वहाँ के सीएम लालू प्रसाद यादव के कहने पर बिहार के समस्तीपुर में एलके आडवाणी को अरेस्ट करवा लिया जाता है। आडवाणी जी के अरेस्ट होने के कारण सेंट्रल में जो बीजेपी के सपोर्ट से गवर्नमेंट बनी थी, नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट, बीजेपी उससे विड्रॉ कर लेती है, जिस कारण से सरकार गिर जाती है। और 1991 में फिर से जनरल इलेक्शन होता है। 20 मई से पोलिंग स्टार्ट होती है, लेकिन अगले ही दिन राजीव गांधी की हत्या हो जाती है, जिस कारण से पोलिंग को जून में शिफ्ट कर दिया जाता है। इलेक्शन के रिजल्ट तो कांग्रेस के फेवर में ही जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अपने जनरल इलेक्शन के अभी तक के हाईएस्ट सीट्स लेकर आती हैं, 120। और इसी के साथ साथ यूपी में भी असेंबली इलेक्शन होते हैं और इस इलेक्शन में बीजेपी पूरी तरीके से डोमिनेट करती है। ऑब्वियस रीजन थी राम जन्मभूमि मूवमेंट। और यूपी के सीएम बनते हैं कल्याण सिंह, जो स्ट्रांगली सपोर्ट करते थे अयोध्या में राम मंदिर के लिए। और इन्हीं के कार्यकाल के अंदर कुछ ऐसा होता है। दिसंबर 1992 को बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद एक रैली ऑर्गेनाइज कराती है अयोध्या में। लगभग 1.5 लाख कर सेवक एक जगह इकट्ठा होते हैं और आफ्टरनून के टाइम में कर सेवक का एक ग्रुप बाबरी मस्जिद के बैरिकेड्स तोड़कर मस्जिद के गुंबद में चढ़ जाती है और मस्जिद के 3 गुंबद को तोड़कर नीचे गिरा देती है। इसके रिजल्ट में यूपी के सीएम कल्याण सिंह अपने पद से तुरंत रिजाइन कर देते हैं। यूनियन गवर्नमेंट मल्टीपल स्टेट्स में बीजेपी की गवर्नमेंट को डिसमिस कर देती है। आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इन सभी ऑर्गेनाइजेशन पे बैन लगा दिया जाता है। पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स को कस्टडी में ले लिया जाता है। इसके बाद देश के मल्टीपल शहरों में दंगे होते हैं। लगभग 2000 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। मल्टीपल स्टेट्स में बीजेपी की गवर्नमेंट डिसमिस होने के बाद एक मेजर सेटबैक आता है। लेकिन ये पूरी इंसिडेंट बीजेपी के लिए वो हिंदुत्व वाली बेस बना चुकी थी, उसको सॉलिड कर चुकी थी, जिसके रिजल्ट अगले जनरल इलेक्शन में साफ दिख जाते हैं। 1996 के इलेक्शन में बीजेपी सबसे ज्यादा सीट्स लेकर आती है, कांग्रेस से भी ज्यादा। बीजेपी की 161 सीट्स आते हैं और गवर्नमेंट बनाने के लिए 272 सीट्स चाहिए थे। कुछ पार्टी होते हैं जो बीजेपी के सपोर्ट में आती हैं, लेकिन फिर भी 70-80 सीट्स कम पड़ती हैं। बीजेपी और भी रीजनल पार्टी को जोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वही आइडियोलॉजिकल डिफरेंस, कोई भी पार्टी बीजेपी के सपोर्ट में आती नहीं। अगर पार्लियामेंट में किसी भी पार्टी की फुल मेजोरिटी नहीं है तो वहाँ रोल आता है प्रेसिडेंट का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 75 के अंडर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं। प्रेसिडेंट यूजुअली पार्लियामेंट के सबसे बड़ी पार्टी के लीडर को इन्वाइट करते हैं और गवर्नमेंट बनाने को बोलते हैं, लेकिन उस पार्टी को फिक्स टाइम के अंदर पार्लियामेंट्री हाउस में मेजोरिटी दिखानी होती है, यूजुअली 14 दिन के अंदर। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री की शपथ लेते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर बने रहने के लिए लीडर को लोकसभा में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पास करनी होती है। लेकिन जो 70-80 एमपीज कम पड़ते हैं। 1992 के बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के बाद ज्यादातर रीजनल पार्टी बीजेपी के सपोर्ट में होती नहीं और वाजपेयी जी को पता था कि 14 दिनों के बाद उनकी सरकार रहेगी नहीं, वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पास कर नहीं पाएंगे, तो वो 13वें दिन ही अपने प्रधानमंत्री पद से रिजाइन कर देते हैं। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। अगले 2 सालों में 2 प्राइम मिनिस्टर चेंज होते हैं, जिस कारण से 1998 में फिर से जनरल इलेक्शन होती है। इस बार बीजेपी को पता था कि अकेले मेजॉरिटी लाना मुश्किल है, तो वो इस बार अलायंस बनाती है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए। और इस इलेक्शन में बीजेपी और एनडीए अलायंस 252 सीट्स लेकर आती हैं, पर अभी भी 272 के मार्क को क्रॉस करने के लिए, फुल मेजॉरिटी पाने के लिए 20 सीट्स कम पड़ रहे थे, जिसके लिए वो और भी रीजनल पार्टी को अपने साथ जोड़ते हैं। और ये रीजनल पार्टी को जोड़ने वाला डिसीजन ये भारी पड़ जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी दूसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेते हैं और इन्हीं के कार्यकाल के अंदर पोखरण में 5 न्यूक्लियर टेस्ट होती हैं और भारत एक न्यूक्लियर पावर बनता है। लेकिन इनके कार्यकाल के 13 महीने बाद AIADMK की जयललिता के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं और वो अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लेती हैं। लोकसभा में मात्र 1 वोट के कारण ये गवर्नमेंट वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हार जाती है और 13 महीने में ही वाजपेयी जी की सरकार फिर से गिर जाती है, जिस कारण से 1999 में फिर से जनरल इलेक्शन होती है और इस बार एनडीए 303 सीट्स लेकर आती है, फुल मेजॉरिटी। अटल बिहारी वाजपेयी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेते हैं और इस बार फुल टेन्योर कंप्लीट करते हैं। फिर बीजेपी अगले 2 जनरल इलेक्शन बैक टू बैक हारती है। 10 साल पावर से दूर रहने के बाद 2014 के जनरल इलेक्शन में जीत कर आती है और प्रधानमंत्री बनते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं
विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।